हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्लियर लाइसेंशिएट एग्जाम की सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर जो कि है इंश्योरेंस मार्केट। आपका जो ध्यान है पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई पर रहना चाहिए और फोकस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे टिप्स मैंने अपने लास्ट जो वीडियो थी उसमें शेयर किया था। इन केस अगर आप अपना अटेंशन स्पैन फोकस इंक्रीज करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू वॉच द एंटायर सीरीज। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैंने अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए थे। तो चलो चलते हैं आज एक नए चैप्टर को पढ़ने में ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और आई एम प्रीटी श्योर दैट आप लाइसेंशिएट एग्जाम पक्का क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इंश्योरेंस ऑपरेटिंग इन द इंडियन मार्केट। 1999 से पहले ड्यूरिंग द नेशनलाइजेशन एरा LIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड इट्स फोर सब्सिडरी, इनके पास एक्सक्लूसिव प्रिविलेज होता था इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में चलाने के लिए। लेकिन 1999 के बाद लिबरलाइजेशन आया। इंडियन के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एंड PV नरसिम्हा राव जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते थे, उन्होंने बहुत सारे सेक्टर्स को ओपन अप किया सो दैट उनको पार्टिसिपेशन प्रॉफिट हो, इनकम शुड ऑल्सो फ्लो इन। देन इंश्योरेंस एक्ट आया 1938 जो कि अमेंड हुआ था 1999 में। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी ने ट्रांजैक्शन करना शुरू किया एंड IRDA ने भी रेगुलेशन स्टार्ट किया कि जो भी आपके FDI है दे कैन have the investment up to 26%, which help the domestic private company to bring in the foreign companies as a partner by joint ventures. अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। अगर आप देखेंगे कि जो लिस्ट ऑफ इंश्योरेंस है देयर आर 23 अब तो दे हैव बीन देयर इज एन इंक्रीजिंग प्रोपोजिशन इन द इंडियन मार्केट। बजाज, बिरला, HDFC, ICICI, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देन आपके मैक्स लाइफ इंश्योरेंस न्यूयॉर्क से अब वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हो गया है, मेट लाइफ, कोटक, SBI, टाटा AIG। सो दीज आर कपल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया जो कि जॉइंट वेंचर के बाद दे हैव कम इनटू पिक्चर। सो इनमें एडिशन होता रहता है, समटाइम देयर इज अ मर्जर, समटाइम देयर इज एन एक्विजिशन because of the bandwidth issues. So these are some life insurance companies example. Now moving on to the list of general insurance companies in India. जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें जो कि आपका गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं, फायर, लाइबिलिटी एंड देन कार इंश्योरेंस। दीज आर some companies wherein we are seeing there is an increased thrust of general insurance company like Bajaj, IFCO Tokyo, HDFC Ergo, ICICI, New India Assurance Oriental, and there are certain companies जो कि अब मर चुकी हो गई हैं। आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज जो मर्ज और एक्वायर करती रहती हैं बिकॉज ऑफ द इफ दे आर नॉट working properly in terms of P&L, so then try to merge it with some other company which are doing very good. So these are some list of general insurance company in India, but these proposition keep on changing. The dynamics जो है वो change होते रहते हैं. In this slide we will talk about the insurance market constituents. सबसे important चीज होता है companies. There are various type of insurance companies like life insurance, non-life and reinsurance. लाइफ इंश्योरेंस विच डील विद लाइफ, नॉन लाइफ जो कि जनरल इंश्योरेंस में डील करते हैं, री इंश्योरेंस जो कि रिस्क रिड्यूस करती है नॉन लाइफ और लाइफ का। इंटरमीडिएट्स में वी हैव एजेंट्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स, बैंक, ब्रोकर्स। स्पेशलिस्ट में वी हैव थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स, सर्वेयर्स, मेडिकल एग्जामिनर्स एंड रेगुलेटरी बॉडीज में हमारे पास IRDA है, इंश्योरेंस काउंसिल है, ऑम्बड्समैन है। एंड द लास्ट वन इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें लोग इंश्योरेंस की स्टडी करते हैं, अपनी नॉलेज एनहांस करते हैं। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट और इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ इंटरमीडियरीज। एजेंट का काम होता है इंश्योरेंस सेल करना। इसके लिए उनको एक लाइसेंस लेना पड़ता है IRDA से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो उन्हें मिनिमम 10 पास होना चाहिए और उन्हें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ता है एंड देन एक प्रिस्क्राइब एग्जामिनेशन करना पड़ता है एज पर दी IRDA गाइडलाइन। लाइसेंस की वैलिडिटी 3 years तक रहती है एंड इट हैज टू बी रिन्यूड एज पर द प्रिस्क्राइब टर्म। Individual as corporate bodies like bank, company, firms, they can also become an agents. और रिम्यूनरेशन की बात करूं, उन्हें रिम्यूनरेशन कमीशन के फॉर्म में मिलता है विच आर रेगुलेटेड बाय द IRDA। कुछ जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं उसके फिक्स कमीशन स्ट्रक्चर होते हैं
company to company, and initially the commission for life insurance business is high, but it's keep getting lower in the subsequent year. General insurance में contract is usually for a period of 12 months and the commission rates vary with the kind of business they are into. ड्यूटी ऑफ अगर एजेंट की बात करें, एजेंट का काम जैसे मैंने बताया इंश्योरेंस सेल करना होता है. दे हैव टू लुक फॉर अ प्रोस्पेक्ट, आई मीन कस्टमर, जहां उनको सेल करना पड़ता है. उन्हें वेरियस एस्पेक्ट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन बताने पड़ते हैं, जैसे क्लेम सेटलमेंट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे हैव टू ब्रिंग आउट द बेस्ट एंड द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट. नॉन डिस्क्लोजर का कोई भी सहारा नहीं लेना पड़ता, इफ आई टॉक अबाउट द ट्रू ऑथेंटिसिटी ऑफ एन एजेंट प्रोफाइल. अब हम बात करेंगे ब्रोकर्स की. Brokers are the independent authorities. They are not appointed by an insurance company, but लेकिन they are independent professional जहाँ पे उनको license लेना पड़ता है IRDA से, and they have to undergo a prescribed training course and pass a prescribed examination. अगर mode of business की बात करें तो they place a direct business with any insurance company or arrange reinsurance or both. Capital requirement की अगर बात करें, brokers को minimum capital 50 लाख करना पड़ता है, और मे बी विद 250 lakhs फॉर इंश्योरेंस और अ कंपोजिट ब्रोकर. कंपोजिट ब्रोकर का क्या मतलब है कि दे कैन डू अ बिजनेस विद प्राइमरी इंश्योरेंस एज वेल एज द री इंश्योरेंस. ब्रोकर्स आर अलाउड टू वर्क फॉर लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एट द सेम टाइम. रिम्यूनरेशन की बात करें तो ब्रोकर्स को रिम्यूनरेशन इन अ फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज मिलती है बाय इंश्योरेंस कंपनी और बाय री इंश्योरेंस. And the brokerage payable to brokers is regulated by IRDA. As you know that IRDA is the guiding authority and regulatory authority. Brokers का काम जनरली होता है बिग बिजनेस को हैंडल करना, कस्टमर को एडवाइस करना ऑन बेस्ट इंश्योरेंस अरेंजमेंट. They can also negotiate with insurance to obtain the best insurance terms for their clients. अब हम बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनर्स. दे आर इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरीज इन इंश्योरेंस मार्केट. उनका काम होता है एग्जामिन करना, सर्टिफाई करना वेदर द प्रपोजल इज एंड लाइफ एश्योर्ड इज इंश्योरेबल और नॉट. सम एश्योर्ड अगर एज क्राइटेरिया की बात करें, मोस्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दे रिक्वायर अ पर्सन टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन व्हेन सम एश्योर्ड डिमांड्स अबव अ सर्टेन लिमिट. Underwriting reference की अगर बात करें, doctors, those who have specialization in the relationship between various physical condition and mortality, may be involved in underwriting as medical referees. Doubtful cases, जहाँ पे हमें लगता है कि डाउट है, जहाँ हमें लगता है कि underwriters are not able to assess the risk at the time of underwriting, they can ask for a medical examination, and then the medical examiner role will come into play. हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जहाँ पे डॉक्टर्स की और मेडिकल एग्जामिनर्स की इंपॉर्टेंस होती है. They check, they provide a reasonable amount of advices. They also determine issues related to proximate cause. थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, दे आर स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विसेज जो कि अपनी सर्विसेज देते हैं रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस. एंड ये जो सर्विसेज होती है इंक्लूड नेटवर्किंग विद हॉस्पिटल, क्लेम प्रोसेसिंग एंड सेटलमेंट. Both the insured as well as the insurance benefit from the services of TPA. Insured persons benefit with cashless hospitalization and cashless settlement with the help of TPA. उनका ये काम होता है कि सबसे important होता है cost को reduce करना, because they are supposed to negotiate with hospital for reasonable treatment rates. Intermediaries, जो कि अगर आप TPA की बात करें, they are operating in insurance market since 2000. Insurers offering cashless requirement facility use the hospital network of TPAs rather than building their own network. इससे क्या होता है कि आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है और आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस और कॉस्ट हॉस्पिटल को पे नहीं करना पड़ता. अगर हम अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, टीपीए को लाइसेंस के लिए आईडीए के पास जाना पड़ता है, एंड दे शुड हैव शेयर कैपिटल ऑफ एटलीस्ट 1 crore. At least one of the director must be qualified medical practitioner, and one of its officer has to undergo prescribed training and pass a prescribed examination. TPA gets paid by the insurance company because यहाँ से मेडिकल कंडक्ट किए जाते हैं. इंश्योरेंस काउंसिल क्या होते हैं? इंश्योरेंस काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर इंश्योरेंस एक्ट. जितनी भी ट्रांजैक्शन इंश्योरेंस बिजनेस होती है, दे आर मेंबर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल. एंड जितने भी इंश्योरेंस जो ट्रांजैक्शन होती है लाइक जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस, दे आर मेंबर ऑफ जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल. Both these council are envisaged as self-regulatory mechanism for the insurance industry.
इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं टैरिफ एडवाइजरी कमेटी का। टैरिफ एडवाइजरी कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इंश्योरेंस एक्ट। उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कंट्रोल करना, रेगुलेट करना रेट्स, एडवांटेजेस, टर्म्स एंड कंडीशन दैट मे बी ऑफर्ड बाय द जनरल इंश्योरेंस। कमेटी का काम होता है इंश्योर करना कि कहीं पे ओवरचार्ज ना हो रेट्स। सिंस जनवरी 2007 टैरिफ एडवाइजरी कमेटी का रोल क्या होता था? पहले जो जो कमिटी रेट्स डिसाइड करती थी उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियम चेंज होते थे, बट इन आफ्टर 2007 they have freed the rates from the tariff shackles where the premium to be charged shifting from tariff based to the risk based। इसका कहने का ये मतलब है कि पहले टैरिफ के हिसाब से प्रीमियम मॉडिफाई होते थे, बट लेटर ऑन दे डिसाइडेड प्रीमियम शुड बी मॉडिफाइड बेसिस द रिस्क। जब भी कोई इंश्योरर्स जो होते हैं वो फाइल करते हैं, दे डिस्क्लोज द रेट्स and they file it with the IIT. So basis the tariff advisory committee 2007 के बाद ये amendment हुआ और उन्होंने इसको फ्री कर दिया प्रीमियम को। अब now rates are more driven by the risk element। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का। इनका फंक्शन होता है टू रिजॉल्व कंप्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योरर। उनको ये देखना पड़ता है कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, कितना इम्पार्शियल है। और दूसरा ये होता है क्विक डिस्पोजल करना, ग्रीवेंस ऑफ इंश्योर्ड कस्टमर एंड टू मिटिगेट देयर प्रॉब्लम। Institution is a great importance and relevance for the protection of interests of the policyholder and also building the confidence in the system। दोनों के बीच में बैलेंस बनवाना इंश्योरेंस का और दूसरा पॉलिसी होल्डर के बीच में कॉन्फिडेंस क्रिएट करना कि वी हैव बीन हर्ड। अपॉइंटमेंट की अब बात करते हैं। द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंश्योरेंस काउंसिल इशूड ऑर्डर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन और इनकी रिकमेंडेशन क्या होती है? मेड बाय द कमिटी, लाइक कंप्राइजिंग ऑफ IRDA चेयरमैन, LIC का चेयरमैन, GIC का चेयरमैन एंड अ रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इनकी अपॉइंटेड कमिटी होती है। टेन्योर का क्या मतलब है? इंश्योरेंस एम्बर्समैन को मिनिमम 3 ईयर का टर्म दिया जाता है एंड इसमें जो उनकी अटेन एज होनी चाहिए वो 65 ईयर्स तक होती है एंड विच एवर इज अर्लियर रीअपॉइंटमेंट इज नॉट परमिटेड एट ऑल। अब हम बात करने वाले हैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का। There are approximately 12 ombudsmen across the country and उनको different areas दिए गए हैं jurisdiction के। So भोपाल, भुवनेश्वर, कोचीन, गुवाहाटी, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद। There are 12 territorial jurisdiction across the countries। Nature of complaints to the ombudsman। पहला, partial or total repudiation of claim by the insurance company, dispute regarding the premium payment terms। तीसरा, dispute on the legal construction of the policy wording in case such dispute related to claim delay in settlement of and non-issuance of any insurance document to the customers। What are the powers and rights of ombudsman? Ombudsman का काम होता है to act as a counsel and to act as a mediator in matter within the terms of reference। ये कोई judicial authority नहीं होती। They don't have any right to summon the witness। इनको क्या करना होता है? इनको सिर्फ डिसीजन देना होता है ऑन बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सबमिटेड टू इट। कंप्लेनेंट और इंश्योरेंस के बीच में दे हैव टू आस्क टू मेक देम द पर्सनल सबमिशन, लेकिन इसमें लॉयर्स आर नॉट परमिटेड टू आर्ग्यू द केस। सो दे आर जस्ट पासिंग द डिसीजन, दे कैन नॉट इम्पोज एनीथिंग। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिंग कंप्लेंट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंप्लेनेंट को ये लगना चाहिए कि उनको रिप्रेजेंटेशन इंश्योरर से रिजेक्ट हो गया है। दूसरा, विद इन 1 ईयर उनको कोई रिप्लाई नहीं आया और दे हैव रिजेक्टेड द रिप्रेजेंटेशन। तीसरा ये हो सकता है कि उनका कोई भी कोर्ट में केस या कंज्यूमर फोरम या आर्बिट्रेटर में केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, तभी वो ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं। ओम्बड्समैन के बारे में हम बात करेंगे इसमें। ओम्बड्समैन का काम होता है अपनी रिकमेंडेशन देना विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट। कंप्लेनेंट का काम होता है दे कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन और उनका जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है जहां पे वो केस डिसाइड कर सकते हैं वो है 20 लाख इज द लिमिट। अगर कंप्लेंट को लगता है कि दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन बाय द ओम्बड्समैन, दे शुड पास एवरीथिंग इन राइटिंग। उनको सब कुछ लिखित में देना पड़ेगा। अब कंप्लेनेंट को लगता है कि हाँ, आई एम ओके टू टेक द आई हैव टू टेक द एक्सेप्टेंस,
बट वो लिखित में अगर नहीं आएगा तो ये अवार्ड कैन नॉट बी एंटाइटल्ड टू द कंप्लेनेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज जस्ट लाइक अ नेगोशिएशन और समझौता बिटवीन आपका इंश्योरेंस कंपनी एंड द पॉलिसी होल्डर। अवार्ड हैज टू बी पास विद इन 3 months। अगर आपने कमिट कर दिया कि हाँ आप अग्री करते हो समझौता करने के लिए, तो आपको जो पैसा है वो 3 महीने के अंदर अंदर देना पड़ता है। और सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी को अपने जो राइटिंग में देना पड़ेगा कि हाँ वी आर ओके टू टेक इट विद इन 15 days। उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है ombudsman को। सो दोनों तरफ से आपको लिखित में एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन आपको इंटीमेट करना बहुत जरूरी है, तभी अवार्ड आपको दिया जाए। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे। 1955 में इंश्योरेंस फेडरेशन बनाई गई, जहाँ पे इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया मुंबई में टू गैदर द नीड ऑफ स्टूडेंट इन इंडिया। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहाँ पर आप एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, जहाँ लाइसेंशिएट सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, एसोसिएट के डिप्लोमा और फेलोशिप के डिप्लोमा दिए जाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनके जो रिकॉग्निशन है ये दूर दूर तक है, लाइक यूके एंड यूएसए में भी इनके एग्जामिनेशन को क्रेडिट दिया जाता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट इन यूके एंड यूएसए, एएलयू में भी दिया जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द नेशनल इंस्टीट्यूट एंड इंश्योरेंस अकेडमी, जो कि 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा देती है इन इंश्योरेंस। ये दोनों इंस्टीट्यूशन जो हैं दे अट्रैक्ट पार्टिसिपेंट फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका फॉर द प्रोग्राम। सो दिस इज ऑल अबाउट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, how much is the minimum prescribed capital for a composite broker? Answer, options are 50 lakh, 100 lakh, 200 lakh, 250 lakh. So the correct answer after you have gone through the video is 250 lakh. How much is the minimum share capital requirement for a TPA? So options are 1 crore, 10 crore, 50 lakh to 250 lakh. There is no minimum capital requirement. So what do you suggest after going through the video? The correct answer is 1 crore. In the case of individual agents, for how many years is the license issued by IDA valid? For long lifetime, 1 year, 2 year, 3 year. Any guesses on this particular question? So correct answer is 3 years. Thank you so much for watching the entire series. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने का कि कॉन्सेप्ट को समझना, उसे अंडरस्टैंड करना और देन मेमोराइज करना। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सो licentiate is very very simple exam. The only thing is that you need to understand what are the different concepts we have. So पहले आप उसे पढ़िए, फिर रीड कीजिए, फिर मेमोराइज कीजिए एंड देन चीट शीट रेफर कीजिए। आपको एग्जाम के टाइम पे कोई परेशानी नहीं होने वाली। सो ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड।